वो बुझे न बुझाए जाएगी और अपने मंजिल तक पहुंचा करके हमको ही दम लेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को जब देखता हूँ, मैं कई जगह पे गया, बहुत सारे लोगों से मिला, तो वो सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती। मैं उड़ीसा के बाड़गढ़ में गया 4-5 साल पहले, इसी तरह से भीड़ वहां भी देखा। वहां के लोगों ने हमें बुलाया था। मेरे साथ में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में हमारे एक भाई प्रोफेसर रविंद्र कुमार, वो भी साथ में गए थे। जहां जहां बुलाया जाता है, तो इस बार भी जब हमारे बड़े भाई एक आप ही के राज्य से प्रोफेसर DK लोबियाल JNU में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा उमाकांत जी, अगर कोई दूसरी व्यवस्था ना हो तो हल्द्वानी जाएंगे क्या? तो मैंने कहा जरूर जाऊंगा सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं वैसे भी, तो आप आदेश देंगे तो हम मना नहीं कर सकते। तो हम उसी सिलसिला में यहाँ आए, लेकिन आने के पहले ही आपकी बेटी ने जो इतिहास लिखा है, आपकी हल्द्वानी की प्रियांशी आर्या ने जो इतिहास लिखा है JNU में, वो JNU के 50 साल में ऐसा इतिहास लिखा नहीं गया था। ये खुशी के आंसू बह रहे हैं मेरे आंख से। ये मत सोचना कि मैं दुखी हो रहा हूं। मैं जब से आया हूं ना, बीच बीच में मेरे आंख से आंसू खुशी के निकल रहे हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, भाव विभोर हो जाता हूं, लेकिन दुख नहीं है, खुशी है। जब JNU 25 साल अपना मना रहा था 1993 में, तो हम जितने भी स्टूडेंट थे, हम लोगों ने कहा कि JNU ने 25 साल में दलितों को दिया ही क्या है? कितने प्रोफेसर दिए, कितनी रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है? तो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। अब मैं क्यों बता रहा हूं, मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं 25 साल और 50 साल के इतिहास को क्यों दोहराना चाह रहा हूं। उस समय देश के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी को JNU आना था उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। हम लोगों ने क्या किया कि पोस्टर बनाया और लिखा, उसमें सवाल उठाए कि JNU ने दलित आदिवासियों के लिए 25 साल में क्या दिया, कितना रिजर्वेशन दिया? तो 10%। कितने प्रोफेसर बनाए? 5 बने थे, वो भी जनरल कैटेगरी में बने थे, रिजर्व कैटेगरी से किसी का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ था, ठीक है, स्टूडेंट को कोई फेलोशिप नहीं मिलती थी। तो हम लोगों ने तय किया कि हम उस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का बायकॉट करें। शंकर दयाल शर्मा आएंगे, हम ब्लैक फ्लैग लेके जाएंगे, काली पट्टी बांधेंगे और नारेबाजी करेंगे। तो हमारे प्रदर्शन की वजह से क्या हुआ कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कैंसिल हो। शंकर दयाल शर्मा आए ही नहीं। उस समय श्रीमती शीला कौल एजुकेशन मिनिस्टर थी, वो सिर्फ आई और भाषण देके चली गई। तो ये सबसे पहले विक्ट्री दलित स्टूडेंट्स को मिली थी JNU के 25 साल होने के बाद। और दूसरी, जब JNU 50 साल का हो गया तो आपकी बेटी ने इतिहास लिख दिया। तो JNU का 1968 के आसपास बनी थी JNU, ठीक है, आज 2024 ही तो हो रहा है ना। तो 50 साल के इतिहास में दलितों ने 2 बार इतिहास लिख दिया। तो इसलिए मुझे खुशी होती है कि मैं उस जगह से पढ़ाई किया हूँ। श्री जगदीश चंद्र जी भी हैं, हम उनकी शादी में रामनगर आए थे, और जिस तरह से लोगों से परिचय हुआ तो उन्होंने भी बताया। लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग आए थे इनकी शादी में 15-20, वो सारे जय भीम वाले थे। तो हम लोग का परिचय भी उसी रूप में दिया जाता था हर जगह। मेरे घर में भी, मैं बिहार से हूं और बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जगह से हूं। मैं भगवान बुद्ध के जगह से हूं। बोध गया में मेरे फादर डिप्टी कलेक्टर थे,
1978 से लेके 1983 तक। और उसी समय मेरा बौद्धिकरण हुआ, उसी समय मैं अम्बेडकरवादी बना, क्योंकि उससे पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, उससे पहले मैं सरस्वती पूजा करता था, क्योंकि जैसा समाज में होता है इस हिंदू समाज में। लेकिन हमारे घर पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क आते थे, जो दिल्ली से आते थे बोध गया। हाँ, और उन्होंने मुझे बुद्ध के बारे में बताया, बाबा साहब के बारे में तो जानकारी मिलती थी, क्योंकि मैं 1980 जब कांसीराम साहब बिहार आए थे, मेरे पिताजी भी मिले थे, मैं 1980 से बहुजन संगठक और ऑपरेस्ट इंडियन, जो 2 पत्रिकाएं निकलती थी कांसीराम साहब के द्वारा, मैंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं बता रहा हूं कि क्लास 12 पहुंचते पहुंचते मैं 100% अम्बेडकरवादी हो गया। क्लास 12 मतलब 1988, और 1988 में क्लास 12 के बाद दिल्ली आ गया, और दिल्ली में जो सबसे अच्छा कॉलेज है हिंदू कॉलेज, वहां से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया। फिर 91 में जेएनयू आ गए, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, 2000 में पीएचडी जमा कर दी। दलित ह्यूमन राइट्स पे काम किया हूँ मैं। इसलिए भी एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा था कि अभी जो थोड़े संक्षिप्त में बात करेंगे, और आगे भी कई बार मौके मिलेंगे जब हम बात करेंगे डिटेल में। संक्षिप्त में बताना इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब सिर्फ हमारे नेता नहीं है, वो पूरी दुनिया के संघर्षशील लोगों के नेता है। जब यूनाइटेड नेशन बनने की बात चल रही थी, उस समय भी बाबा साहब ने अमेरिका के जो अश्वेत नेता थे W.E.B. डू बोय, उनको पत्र लिखा था कि हमने सुना है कि आप अश्वेतों के बारे में कोई एक मांग पत्र जमा करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन की वो कमेटी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स बनाने की बात चल रही थी, तो क्यों ना हम लोग दोनों मिलकर काम करें। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है हम लोग, लेकिन बाबा साहब ने उसको यूनाइटेड नेशन ले जाने की कोशिश की थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पास हुआ यूएन में, उसमें कास्ट का वर्ड नहीं है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का है। लेकिन बहुत सालों तक हमारे बहुत सारे दलित लोग जो देश के बाहर गए, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन लेवल पे भी एंट्री मारने की कोशिश की, उसमें कई लोगों का योगदान था। लेकिन 1996 में पहली बार एक यूएन की कमिटी है, कमिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानी जाती है, उन्होंने पहली बार ये माना कि जो भारत के दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनका भी जो प्रॉब्लम है, वो जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है वो उसके तहत आता है। उसका आर्टिकल 1.1 जो इस बात की ओर इंगित करता है कि जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन काम करने की वजह से होता है, और जिन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन वंश के आधार पे होता है, उसको वर्क एंड डिसेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो 1996 में पहली बार उस कमेटी ने एक्सेप्ट किया। भारत सरकार उसको हमेशा विरोध करते रही, लेकिन जब साउथ अफ्रीका में मतलब उनको आज़ादी मिली, नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बने वहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ने एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया। नस्लवाद से जुड़ा हुआ, भेदभाव से जुड़ा हुआ सम्मेलन था। हम दलित लोग भी बोले कि हम भी जाएंगे वहाँ। 2001 में ये साउथ अफ्रीका में सम्मेलन हो रहा था। भारत सरकार ने उसका विरोध किया, बोला कि ये रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात है, इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता है। हम लोगों ने कहा कि ये सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की कॉन्फ्रेंस नहीं है। अगर सिर्फ वही बात होती तो पैलेस्टीनियन क्यों आते, बाकी दूसरे देश के लोग क्यों आते, इंडिजिनस पीपुल बहुत सारे देश से आए वो क्यों आते। तो इसलिए उस कॉन्फ्रेंस का नाम भी था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेनोफोबिया एंड रिलेटेड इंटॉलरेंस। मिली जुली जितने भी इंटॉलरेंस होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, सबके ऊपर चर्चा होगी। और हम लोगों ने ये भी कहा कि जब महिला के मुद्दे यूनाइटेड नेशन में जा सकते हैं,
चाइल्ड लेबर के मुद्दे जा सकते हैं, तो दलित का मुद्दा क्यों नहीं जा सकता? इस पे बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है। प्रोफेसर सुखदेव थोराट, जो पहले यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, मैं और प्रोफेसर थोराट मिलके एक किताब का संपादन भी किए हैं। कास्ट, रेस एंड डिस्क्रिमिनेशन है, आप गूगल करिए आपको मिल जाएगा। डिस्कोर्सेस इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, एडिटेड बाय सुखदेव थोराट एंड उमाकांत। उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब यहाँ अम्बेडकर स्कूल के बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे। मैं कुछ शेयर कर रहा था कि ये सिर्फ मत मानना कि आप ही अम्बेडकर के नाम से सिर्फ स्कूल चलाते हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी गूगल करो, जय भीम नेटवर्क हंगरी। हंगरी में एक समुदाय है जिसको बोलते हैं रोमा कम्युनिटी। रोमा घुमंतु जातियां हैं। पूरे यूरोप में, हिंदुस्तान से मतलब भारत देश से हजारों साल पहले यूरोप चले गए थे, इसी सिल्क रूट के रास्ते। सेंट्रल एशिया होते होते यूरोप चले गए। यूरोप के सारे देशों में उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। हंगरी की रोमा कम्युनिटी डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल चलाती है। उनका झंडा देखोगे रोमा का, यही अशोक चक्र है उनके झंडे पे। हरे रंग का झंडा है, ब्लू रंग का झंडा है या हरे रंग का है, लेकिन यही अशोक चक्र उनके झंडे पे भी। वहां से एक आदमी आए जिनको भाषण देने के लिए हम लोगों ने जेएनयू में भी बुलाया, तो बोलते हैं कि हमारी जो भाषा है रोमानी, उसमें कैसे हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बोले एक दुई तिरीन, तो ये हमारी भाषा से अलग कहाँ है? एक दुई तिरीन, एक दो तीन, तो हमारी भाषा से अलग आपको लग रहा है सुनने में भी? वर्ड रोमा कहां से आया? हमारे यहाँ एक दलित जाति होती है डोम। ये डोम से डोमा बना, डोमा से रोमा बन गया। ये वहां के लोगों ने खुद बताया, उनको पहले पता नहीं था। जब 2001 में ये नस्ल भेद पे सम्मेलन हुआ ना डरबन साउथ अफ्रीका में, उस समय उनको दलित के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी कुछ भी खोज की और बाबा साहब की ओर चले। जय भीम नेटवर्क हंगरी आप गूगल करो, आपको उनका वेबसाइट का सारी जानकारी मिल जाएगी कि वो क्या क्या करते हैं। भगवान बुद्ध की तरफ जाओ, बाबा साहब की तरफ जाओ, ये मिशन वो भी लगे हुए। आप कनाडा चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, आप यूके चले जाओ, पूरी दुनिया में हमारे जैसे अफ्रीका के कई देशों में बहुत सारे कम्युनिटी ऐसे हैं जो हमारे ही तरह डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। उनके साथ दूसरे ब्लैक वाले भी शादी नहीं करते, ठीक है। और कई तरह की समस्याएं हैं जो जिसको लेकर के जापान में, साउथ कोरिया में, पूरे साउथ एशिया में, हम पाकिस्तान गए, अपने लोगों से मिल के आए, बहुत अच्छा लगा। नेपाल जाते हैं, हम अपने लोगों से मिलते हैं, वहाँ के दलित हैं, उनसे मिल के आते हैं, उनके साथ एक संगठन बनाया हुआ है और कई लेवल पे हम लोग उनके साथ मिलके काम भी करते हैं। उसी तरह से श्रीलंका में हमारे लोगों की हालत बहुत खराब है। पूरी दुनिया में 260 मिलियन के आसपास लोग ऐसे होंगे जो जाति, काम और वंश के आधार पे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये हम लोग यूनाइटेड नेशन में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ और ठोस कदम उठाए जाएं, जिसमें पहले तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो मना ही कर देते थे, बोलते थे हमारे यहाँ जाति की व्यवस्था है ही नहीं, तो हमारे यहाँ दलित कहाँ से आ गए। बांग्लादेश की सरकार बोलती थी, ओ वी हैव हॉरिजन्स इन आवर कंट्री बट नो दलित्स इन आवर कंट्री। हमने कहा हॉरिजन थे, दलित नहीं थे। तो इस तरह से वो बात करते थे। फिर पाकिस्तान वाले बोलते थे नहीं नहीं आपके हिंदुस्तान में होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुसलमान के बीच में हलालखोर है कि नहीं? हलालखोर किसको बोलते हैं? जो हमारा मेहतर कम्युनिटी है, हमारा जो खटीक समाज है, वो उनके यहाँ कसाई है, ठीक है। तो जितनी जातियां हमारे हिंदू समाज में है, वो मुसलमानों के बीच में भी है, वो क्रिश्चियंस के बीच में भी है, सारी जातियां। भाई नाई
धोबी मुसलमान भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेंगे आपको। तो जितनी जातियां हिंदू धर्म के अंदर है वो इस्लाम में भी है। पूरा साउथ एशिया, वो आप पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, पूरे साउथ एशिया में आपको हिंदुओं के बीच में और मुसल तो फिर पाकिस्तानियों ने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ बिरादरी है, तो शेख हो गए, सैयद हो गए, पठान हो गए, ठीक है। तो हमने कहा फिर जुलाहे भी हो गए, कुंजड़े भी हो गए, धोबी भी हो गए, नाई भी हो गए, उनको भी रिकॉग्नाइज करो। फिर उसके बाद जो जिनको ओबीसी मुसलमान की कैटेगरी में रखा गया है, पसमानदा मुसलमान भी बोलते हैं, तो उसके नीचे दलित मुसलमान भी है। फिर दलित क्रिश्चियन का भी मामला आता है, ओबीसी दलित क्रिश्चियंस भी आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है और कोई भी ऐसा धर्म नहीं छूटा है जहां जाति व्यवस्था का ये डंक नहीं लगा है। इसलिए कि भाई दलितों को न्याय मिलना चाहिए। और हम भारत सरकार से खुद भी जाके बोलते हैं कि हम भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं आते। हम तो चाहते हैं कि भारत जो है एक लीडिंग रोल प्ले करे, क्योंकि ये कास्ट और कास्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं यहाँ, वो पूरी दुनिया की समस्या, पूरी दुनिया की समस्या, पूरे लैटिन अमेरिका। हम जब जब भी यूएन में भाषण दिए जा करके, जितना भी हमको समय मिला, लैटिन अमेरिका के एम्बेसडर्स आते थे और मेरे साथ सहानुभूति बताते थे और कहते थे कि जिस समस्याओं की आप बात कर रहे हैं हमारे देश में भी, हम आपके साथ हैं। तो जब यूएन ने दो स्पेशल रापोर्टर, जिसके बारे में अभी बताया भी गया आपको, जब अपॉइंट करना था कि भाई एक फुल फ्लेजेड स्टडी होनी चाहिए, तो मैं सरविन जी को बता रहा था कि जो अभी इस देश में पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो उस समय इंडिया के एम्बेसडर थे वहाँ जिनेवा में। हम लोग उनसे जाके मिले, हमने उनको बताया सारी चीज़ों को और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और उनके रिपोर्ट के आधार पे फिर भारत सरकार ने पहली बार दलित से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अपना समर्थन दिया। और जो मंत्री जी उस समय एम्बेसडर थे, उन्होंने अपने दूसरे ऑफिसर को कहा कि देखो उमाकांत कितना खुश है। तो मैंने कहा सर आपने समर्थन दिया है, हम इसलिए खुश हैं। हमारी जो डिमांड थी कि भाई यूनाइटेड नेशन भी एक फुल फ्लेजेड स्टडी करे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ होती है। तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट जमा किया, लेकिन काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में जिस तरह से लोग और जिस तरह से आप लोगों के बीच में जो एक भावना देखता हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। बट इस बात से हमें सचेत हमेशा रहना चाहिए कि हमें जो करना है ना, हम किसी अंधविश्वास के कारण नहीं करते और आगे भी हमको अंधविश्वास नहीं फैलाना है। हम ब्लाइंड फेथ नहीं वाले नहीं हैं। हम हमें बुद्ध की ट्रेडिशन को आगे लेके चलना है। हमारे जितने महान लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, हमें उनके काम को आगे लेके चलना है। जैसे कि ज्योतिबा फुले बोलते थे ना कि विद्या बिना गति गेली, गति बिना मति गेली। हमको उसी तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। और शिक्षा का प्रचार प्रसार, जैसे कि पहले भी लोगों ने कहा, सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ डिग्री लेना ही शिक्षा का मतलब होता है। और खासकर मैं ये बता दूं कि जो लोग अपने आप को तथाकथित मेरिटोरियस बोलते हैं ना, वही सबसे घटिया इंसान है। जितने अच्छे इंसान हमारे दलित और आदिवासी समाज में मिलेंगे, उतना अच्छे इंसान आपको दूसरे जगह नहीं मिलेंगे। आप ढूंढते रह जाइए, चिराग लेके भी ढूंढोगे नहीं मिले। और दलित आदिवासी समाज में जाओ, इतने शालीन, इतने जेंटल कि देख करके दुनिया हैरान रह जाए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को से मिला हूँ, वो इतने शालीन, उनके चेहरे पे गुस्सा भी नहीं आता, उनको चोरी करने भी नहीं आता। ऐसे ऐसे ईमानदार और जेंटल लोग हैं दलित और आदिवासी समाज में। उसको कोई क्या पछाड़ेगा? कोई नहीं पछाड़ सकता उसको। वो आगे जाएगा और नया इतिहास लिखता रहेगा। जिस तरह से हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, अभी भी जेएनयू में 1991 में जो हमने संगठन बनाया था दलित लोगों का, यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम, आज भी जिंदा है और बड़े लेवल पे कार्यक्रम करता है। और उनके कार्यक्रमों में बड़े बड़े प्रोफेसर भी आते हैं और भाषण देते हैं।
तो ऐसी बात नहीं है, हमारे सारे बच्चे लगे हैं। हमारे बहुत सारे जो लोग एनजीओ के हैं, स्वयंसेवी संगठन वाले हैं, वो लोग यूनाइटेड नेशन के स्तर पे लगे हुए हैं। बाकी स्तरों पे भी यूरोप के कई शहरों में, कई देशों में दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क बन गई। इंटरनेशनल दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क अपने लेवल पे काम करती है। दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क 7-8 कंट्री तो यूरोप में है, फिर उसके बाद यूएस में है, जापान वगैरह में तो है ही। बुराकू बुराकू कम्युनिटी है जापान की, जो वहाँ की अनटचेबल कम्युनिटी है। बुराकू लिबरेशन लीग है, और भी कई संगठन हैं जो बुराकू लोगों के बीच में काम करते हैं। फिर उसी तरह से आप जाएंगे अगर मलेशिया, तो वहाँ जो तमिल कम्युनिटी है, उसके बीच में हमारे अनटचेबल लोग हैं। और बाकी देशों में भी हम लोग अपना कांटेक्ट बनाए हुए हैं, सिर्फ इसी चीज को लेकर के। आपको याद होगा बहुत सारे लोगों को, 1996 में एक मलेशिया में इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें साहब कांसीराम भी भाषण देने गए। तो उसी तरह से हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क बना रहे हैं, हर जगह पे मीटिंग होती है। बहुत सारे लोग जो पहले काम करते थे, उनको लेकर के भी आगे चलते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा ये संगठन, हमारा ये आंदोलन, ये कोई छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं है, हम मानवता के लिए लड़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं, हमारे से पहले भी स्पीकर्स ने कहा कि बाबा साहब को साल में सिर्फ 2 ही बार याद मत करना, एक 14 अप्रैल और 6 दिसंबर। नहीं, बाबा साहब को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, तभी आप बाबा साहब के फॉलोअर कहे जाएंगे। पूरी दुनिया जानती है कि हम क्या करते हैं, और पूरी दुनिया इसका लोहा भी मानती है कि दलित ही एक ऐसा कम्युनिटी है जो इस पूरे दुनिया को न्याय दिलाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।